नमस्कार, न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर जमीनी लड़ाई लड़ने की रणनीति बना चुकी है। राहुल गांधी भी लंबी छुट्टी के बाद इस मुद्दे पर ही कमबैक करने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मैदान में पहले ही उतर चुके हैं। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण मंत्री जयराम रमेश अपने तल्ख बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की गरिमा का ख्याल न रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसी टिप्पणी की है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ओछी राजनीति पर उतर आई है। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण मंत्री के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने तो पूर्व मंत्री को पद से हटाने के लिए और हद में रहने की हिदायत तक दे डाली है। एक रिपोर्ट देखिए। जयराम की चली कटी। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री का विवादित बयान, प्रधानमंत्री मोदी पर की टिप्पणी, मोदी को बताया महाभारत का दुर्योधन। क्या जयराम पीएम पद की गरिमा भूल गए हैं? आखिर ऐसी ओछी बयानबाजी क्यों? जमीन अधिग्रहण बिल पर जमीनी लड़ाई को तैयार विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना चुका है। करीब 40 दिन से कथित तौर पर लापता कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इसी बिल में संशोधन का सहारा लेकर कमबैक करेंगे। जमीन के लिए जमीनी लड़ाई की शुरुआत करने वाली कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं को पहले ही मैदान में उतार चुकी है। सवाल ये है कि क्या विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? क्या कांग्रेस के नेता अब ओछी बयानबाजी पर उतर आए हैं? जी हां, ताजा मामला है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर का, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी को दुर्योधन की संज्ञा दे दी। इस ओछी बयानबाजी के पीछे का तर्क सुनिए। जयराम के मुताबिक महाभारत के दुर्योधन ने पांडवों को जमीन नहीं दी थी, जिसके कारण पांडवों को महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ा था। जयराम ने मोदी को किसान विरोधी बताते हुए उन्हें दुर्योधन की संज्ञा दे दी और किसानों को बना दिया पांडव। किसानों को बताया पांडव। जमीन अधिग्रहण बिल के विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के प्रधानमंत्री मोदी की तुलना महाभारत के दुर्योधन से करने पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए जयराम को अपनी भाषा पर संयम रखने को कहा है। भुवनेश्वर में जयराम ने मोदी पर हमला करते हुए उनकी तुलना महाभारत के दुर्योधन से कर दी। जयराम के मुताबिक दुर्योधन ने किसानों को जमीन देने से इंकार कर दिया था। इस दौरान उन्होंने किसानों को पांडव की संज्ञा दी। मोदी सरकार किसान विरोधी जयराम। कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भूमि अधिग्रहण मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है और निजी कंपनियों के समर्थक के रूप में काम कर रही है। जयराम ने बीजू जनता दल से राज्यसभा में पेश होने वाली भूमि विधेयक का समर्थन नहीं करने की भी अपील की। बीजेपी बीजेडी पर साठगांठ का आरोप। इसके साथ ही जयराम ने बीजेपी और बीजेडी के बीच साठगांठ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच गुप्त समझौता लोगों के सामने आ चुका है। एक दूसरे के फायदे के लिए दोनों पार्टियां आपस में और समझौते कर सकती हैं। बीजेपी भड़की। जयराम के इस विवादित बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता जेवीएल नरसिंहा राव ने विरोध जताते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ मेरी सहानुभूति है। जयराम रमेश बड़े किसान नेता अब कांग्रेस में नहीं बचे हैं और कांग्रेस नेता अपनी भाषा पर संयम रखे। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं। राजनीतिक गलियारों में संवाद, टीका टिप्पणी, एक दूसरे पर हमला, विरोधियों पर निशाना आम बात है, पर क्या मौजूदा दौर की राजनीति इतनी ओछी हो गई है कि नेता देश के सबसे बड़े पद की गरिमा का ख्याल रखना भी भूल चुके हैं?
विपक्ष के नेताओं की प्रधानमंत्री पर की गई इस प्रकार की टिप्पणी शायद यही दर्शाती है। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सरकार की जो मुश्किलें लगातार घिरती जा रही हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है, खासकर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी मेन भूमिका में नजर आ रही है। सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहां पर छवि खरा। हालांकि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि विपक्ष को मुद्दा मिल गया है और सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। खैर, जब विपक्ष में कोई भी पार्टी रहती है तो वो कोई कोर-कसर नहीं छोड़ती है सियासी रोटियां सेकने से। अब यहां पर मुद्दा यह है कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक गुप्त समझौते का आरोप लगाया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश ने। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये कोशिश हो रही है उसमें एक गुप्त समझौता उनको दिखाई दे रहा है कि बीजेडी और बीजेपी के बीच में एक गुप्त समझौता हुआ है। और दूसरी बात, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुर्योधन की भूमिका में देखा है। दुर्योधन का नाम दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्योधन की भूमिका में नजर आ रहे हैं और किसानों को उन्होंने पांडव करार दिया है। ये तमाम सवाल बरकरार हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस के नेता अनिश दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। पहला सवाल मेरा दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर जी आपसे है। जिस तरीके से जयराम रमेश ने अपनी स्टेटमेंट दी है भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर, पहला बीजेडी और बीजेपी के बीच में गुप्त समझौता उन्होंने करार दिया है कि एक समझौता हो रहा है, इसको लेकर अपील की है बीजेडी से कि साथ ना दें इस पर, और दूसरी बात पीएम को दुर्योधन कहा है और किसानों को पांडव। क्या कहना है इस पर, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जयराम जी क्या कहते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देना चाहिए कि उनका कभी भी कोई डायरेक्ट चुनाव जीतने का राजनीतिक संबंध नहीं रहा है। ये सब बड़े बड़े वैचारक लोग रहे हैं, इस देश को इन्होंने कैसे चलाया है सबने देखा है। आज जो कांग्रेस इतना प्रोटेस्ट कर रही है, क्या कांग्रेस ये जवाब दे सकती है कि इस देश को SCZ का कंसेप्ट किसने दिया था? वो SCZ भी तो किसान के ही लैंड को अधिग्रहित करने का एक फॉर्मूला था। कौन लाया था वो? ये जयराम रमेश और इनकी पार्टी। ये लोग किस मुंह से आज विरोध कर रहे हैं इन चीजों का? ये एक आवश्यकता है। सरकार ने ये कहा है कि कहीं भी किसानों के हितों की उपेक्षा नहीं होने दी जाएगी, मगर क्योंकि आज विपक्ष में हैं, क्योंकि आज चारों खाने चित हैं, तो कुछ तो करना है। लीजिए, ये बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया, इस पे रोज थोड़ा बोल रहे हैं। वो गायब युवराज की चिंता कर लें, किसान की चिंता अपने आप हो जाएगी। सरकार कर रही है किसान के हितों की चिंता। सर, बीजेडी और बीजेपी के बीच में एक गुप्त समझौता हुआ है, यह भी कहना है जयराम रमेश का। देखिए, जब समझौते इनके और इनके साथियों के होते हैं तो वो कैसे दिखाई देता है? आज ये कह रहे हैं कि बीजेडी और बीजेपी के बीच में समझौता हुआ है, गुप्त समझौता हुआ है, तो जरा क्या ये बताएंगे कि इनके और तृणमूल कांग्रेस के बीच में क्या समझौता था जब तृणमूल कांग्रेस ये सब काम कर रही थी पश्चिम बंगाल में अधिग्रहण के विरोध में? अधिग्रहण तो इन्होंने कराया था, मनमोहन सिंह जी ने अधिग्रहण कराया था SCZ का, और वहां जो कत्लेआम हुआ था SCZ को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस चुप रही थी और देश का अहित हुआ था, तो वो क्या समझौता था? इसलिए कांग्रेस को कुछ समय अब एक चिंतन में जाना चाहिए। जैसे राहुल गांधी एक चिंतन में चले गए हैं, इस तरह पूरी कांग्रेस को एक चिंतन में चले जाना चाहिए। सर, सवाल बेहद गंभीर है कि जब से बिल लाया गया है तमाम तरह के सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं और आपको हर बात पीएम से लेकर आपके तमाम नेताओं को मैं आपसे सहमत हूं, तमाम तरीके की सवाल और चिंताएं हैं, मगर क्या कांग्रेस ये बता सकती है जब सारा देश इतना गंभीर मसले पे चिंतन कर रहा है, प्रधानमंत्री ने 9 अमेंडमेंट भी एक्सेप्ट किए हैं और के लिए भी सरकार ओपन है, ऐसे में वो किसानों की पार्टी के स्वयंभू नेता श्री 1008 राहुल गांधी जी कहां हैं? वो क्यों नहीं इस चिंतन में भाग ले रहे? वो कौन सा आत्मीय चिंतन करने कहीं विदेश में रवाना हुए हैं? तो कांग्रेस किस मुंह से ये सब कुछ कर रही है? मैं बार बार एक ही बात कहूंगा
कि कोई दूसरा चिंतन कर रहा हो, ऐसा ऐसा प्रोटेस्ट कर रहा होता, हमें समझ में आता है। मगर कांग्रेस जिसने इस देश को SEZ, जो कि एक बहुत भयानक कंसेप्ट था, सीधा सीधा इंडस्ट्रियलिस्ट के पक्ष में काम करने का काम था, जिसने SEZ कंसेप्ट दिया इस देश को, वो कांग्रेस किस मुंह से प्रोटेस्ट कर रही है? जी ठीक है सर, आ रहे हैं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अनीश दुरानी साहब मौजूद हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। अनीश जी, ऐसा है कि कृपया अपने चिंतन खुद करें, राहुल गांधी की चिंता करना छोड़ दें। पार्टी, कांग्रेस पार्टी पीछे उनके काम कर रही है, उनके सामने भी काम करती थी और उनके पीछे भी इस बिल के मुखालफत में, ऑर्डिनेंस के मुखालफत में सरगर्म है। उनके होने ना होने से ये कोई पार्टी हमारी नागपुर से नहीं चलती कि एक आदेश वहाँ से आ गया, उस पर सब ने भेड़चाल शुरू कर दी। हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्टी है। किसी व्यक्ति के होने न होने से हमारे पार्टी के नियम पर, हमारे पार्टी के कार्यशाली पर कोई असर नहीं पड़ता है। और स्वयं खुद अध्यक्ष मौजूद हैं, हर चीज़ का कमान संभाले हुए हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि ये घेरने वाली बात जो है हमारी समझ में नहीं आती। हम किसी को नहीं घेर रहे। सीधी बात यह है कि ये किसानों के हित की लड़ाई है। अब जो ये SZ वाली बात कर रहे हैं, वो SZ वाली बात क्या उसमें मायने रखती है? वो तो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद जब वो बिल लाया गया, जिसमें स्वयं पुरानी बात नहीं है, बीजेपी के लोगों ने शिरकत करी, आपकी सरकार जाते सुषमा स्वराज ने उसके अंदर अमेंडमेंट करवाए, जाते भी हरियाणा में SEZ के लिए सारे देश की अपोजिशन पार्टियों ने उसके अंदर सहयोग दिया। 3 साल तक वो बिल पार्लियामेंट में पड़ा रहा, स्टैंडिंग कमेटी उसको देखती रही और जिसका सुझाव आया उसको इस बिल में शामिल किया गया, केवल इसलिए कि किसानों का हित जो है वो देश में सबसे बड़ा हित है। तो उसके बाद जब सब चीज़ें वो एग्री कर गए और खुद बीजेपी ने वोट देके उसको पास करवाया, ये क्या हो गया चंद महीने के अंदर के सत्ता में आते ही रंग पलट गए, उसके अंदर संशोधन लाने लगे। जिस बिल की तैयारी में 3 साल तक देश की सारी पार्टियां जुटी रहीं। SZ की बात करें, अरे SZ तो उससे पहले की बात है, और वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे उसको जो कुछ भी करा वो स्टेट गवर्नमेंट जाने, लेकिन सेंटर का उसमें बहुत क्लियर कंसेप्ट था, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया वो जाने। लेकिन ये तो ताज़ा बात है कि जिसको आपने सारे देश की पार्टियों ने मिलकर पास किया हो, उसको आप 6 महीने के बाद बदल दें, उससे मुंह फेर लें, ये बात कोई डेमोक्रेटिक, ना तो डेमोक्रेटिक बात है और न किसानों। प्रवीण जी का ये कहना है कि आप उन पर ध्यान न दें, राहुल गांधी को ढूंढें कि काफी दिनों से राहुल गांधी को हम क्यों ढूंढें? किसानों की समस्याएं हैं, फसल बर्बाद हो गई है, संसदीय क्षेत्र में वो नजर नहीं आ रहे हैं, तमाम जिम्मेदारियां उनके कंधे पर हैं और वो निभा नहीं रहे हैं। अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है, कांग्रेस बता नहीं पाई है कि राहुल गांधी दरअसल कर क्या रहे हैं। अभी सोनिया जी ने आती बयान दी, सोनिया जी यूपी गई, खुद स्वयं गई हैं कांग्रेस की अध्यक्ष, और खुद जाकर देख कर आई हैं और उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है इनको कि जो फसल में बारिश में भीगने से जो मॉइस्चर हो गया है उसको कंसीडर किया जाए और किसानों को जो रेट जो है अनाज का उसके अंदर थोड़ा संशोधन किया जाए ताकि किसानों को नुकसान बहुत ज्यादा ना हो। तो कांग्रेस पार्टी जो किसानों की सेवा के लिए जो भी अपने एक नजरिया रखती है उसके हिसाब से चल रही है। कोई व्यक्ति नहीं है, नहीं जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री, नहीं अनीश जी, जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवाल उठाते हैं कि विदेश घूमते रहते हैं, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी पार्टी का वो चेहरा है, अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही है, उपाध्यक्ष तो वो है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो पार्टी में, वो नहीं है, तमाम महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं और ऐसे में वो नदारत है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आप भी पीएम को लेकर सवाल उठाते हैं कि देश में काम नहीं हो रहा है, वो विदेश घूमते रहते हैं। ऐसे राहुल गांधी को लेकर बीजेपी की भी एक शिकायत है। मोदी जी का और मजे की बात यह है पीएम जहां जाते हैं सारे देश को मालूम होता है, और राहुल गांधी उदाहरण के तौर पर सोनिया गांधी को भी नहीं मालूम कि राहुल गांधी कहाँ है। उसी तरीके से कांग्रेस में भी भूमिका राहुल गांधी की बनती है या नहीं, ये बताइए। इस तरीके से नहीं, हमारी जिम्मेदारी कुछ है या नहीं पार्टी के प्रति? है, बिल्कुल जिम्मेदारी है और उनकी अनीश साहब ये बता दीजिए राहुल गांधी है कहां? काम कर रही हैं, चल रहे हैं, सब हर चीज चल रही है उसी हिसाब से। अभी बीच के अंदर अब राष्ट्रपति से मिलकर आया किसानों की जमीन को मध्य को लेकर, उसके ठीक है वो भूमिका में नजर आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास शायद इससे अच्छा मुद्दा कोई नहीं हो सकता भुनाने के लिए, ये बीजेपी का कहना है। पुष्प रंजन जी, आपका क्या कहना है इस मामले पर? विपनेश जी, हम लोग जिस विषय पे बात करने बैठे हैं थोड़ा मैं स्पष्ट हो जाना चाहता हूँ दोनों ही राजनीति के दोनों ही मित्रों से। जो कहा गया है मोदी जी के बारे में, क्या वाकई वो दुर्योधन है? क्यों दुर्योधन उन्हें कांग्रेस ने कहा? कांग्रेस के मित्र थोड़ा उसकी व्याख्या करें तो आम दर्शक भी हमारा समझे और मैं भी थोड़ा ज्ञान। ठीक है, मैं अनीश जी से और इनसे भी कि भाजपा क्या स्वीकार करती है कि दुर्योधन वो है?
दोनों ही मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, मैं पहले अनिश जी से इस पर जवाब ले लूं। अनिश जी, जयराम रमेश काफी वरिष्ठ नेता हैं आपकी पार्टी के और सूझबूझ के बोलने वाले जाने जाते हैं। आज तक शायद उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट नहीं, आज क्या हो गया है, धैर्य क्यों खोती जा रही है कांग्रेस, और इसका मतलब समझाइए, जैसे सर ने जानने की कोशिश की, क्यों संज्ञा दी गई है दुर्योधन? देखिए, जब ये फैसला करने का समय आया था महाभारत के अंदर, अगर आपको याद होगा पूरा, तो उस वक्त उन्होंने कहा था, दुर्योधन ने कहा था कि हम, और सिर्फ उन्होंने पांडवों ने 5 गांव मांगे थे कि अपने हम जीवन के लिए मिल जाए, हम जीवन बिता सकें, लेकिन दुर्योधन ने ये शब्द कहा था कि सुई के नाके के बराबर भी जमीन मैं नहीं दूंगा। तो ये बिल्कुल वही हो रहा है इस वक्त कि देश के किसानों से जमीन छीनने जाने की कोशिश की जा रही है, और जो पूंजीपति हैं, जो कारपोरेट घराने हैं, उनको देने की योजना बनाई जा रही है। पूरे जो संशोधन उस बिल के अंदर हुए हैं वो सारे कारपोरेट सेक्टर के हित में हुए हैं, वो सारे उन लोगों के लिए हुए हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो एक तरह से पूंजीवाद को खुश किया गया है और गरीब किसान से उसकी जीवनी छीनी जा रही है। और यही आरोप, मतलब कांग्रेस को ये शब्द का अफसोस नहीं है, आप हमें कोई अफसोस नहीं है, इसलिए कि हम SEZ में जो जमीनें ली जाती थी वो क्या गरीबों में बांटने के लिए ली जाती थी? एक मिनट सर, आ रहे हैं आपके पास। अनिश जी, आप सपोर्ट कर रहे हैं जयराम रमेश जी का कि उन्होंने सही स्टेटमेंट दी है? मैं सपोर्ट या अपोज की बात नहीं है, उनका आउटलुक था, उन्होंने कहा, ये शब्दावली सही है, मतलब परिभाषा जो आपने पूछी वो मैंने बताई। नहीं, आपने इसको सही ठहराया, जायज ठहराया कि ठीक उन्होंने इस्तेमाल किया इन शब्दों को पीएम के लिए। मतलब देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्द क्या उचित था? आप तो राजनीति के वरिष्ठ साथी हैं, आप क्या मानते हैं कि सही है? मैं एक्चुअली उस बयान को खुद मैंने अभी नहीं सुना है, तो मुझे नहीं पता। नहीं, मैं आपको बयान आपको पढ़ के, पूरा बयान मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर बीजू जनता दल, भारतीय जनता पार्टी के बीच एक गुप्त समझौता का उन्होंने आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सोमवार को बीजेडी से विवादित विधेयक का राज्यसभा में समर्थन न करने की अपील की है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आपके जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाभारत के दुर्योधन की संज्ञा दी है, जिसने किसानों को जमीन देने से इनकार कर दिया था। वहीं उन्होंने किसानों को पांडव बताया है। उन्होंने कहा है कि भूमि अधिग्रहण मामले में मोदी सरकार किसान विरोधी है। ये पूरा उनका स्टेटमेंट है। नहीं, अगर किसान विरोधी के तौर पर कहा है तो बिल्कुल ठीक है। शब्दों की बात हो रही है, जो शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया है। नहीं कि ये सरकार, मोदी जी खुद और पूरी उनकी पार्टी और पूरी सरकार किसान विरोधी है, यानी इत्तेफाक आप रखते हैं? मुझे इस बात से तो इत्तेफाक, किसान विरोधी मतलब बिल्कुल सही इस्तेमाल हुआ आप। हाँ, मेरे हिसाब से सही इस्तेमाल। इसमें आपको लगता नहीं कि राजनीति में कोई गिरावट हो रही है शब्दों की? अब राजनीति तो बहुत लेवल तक गिर चुकी है कि जिस देश का प्रधानमंत्री पब्लिकली झूठ बोलता हो। मसलन उन्होंने अभी कहा इस ऑर्डिनेंस के बारे में कि इसमें कहीं आदिवासियों की जमीन लेने की बात नहीं की गई है, लेकिन इस ऑर्डिनेंस में कहीं यह भी नहीं किया गया है कि आदिवासियों की जमीन नहीं ली जाएगी। तो प्रवीण जी, क्या आप स्वीकार करते हैं कि ये दुर्योधन शब्द प्रधानमंत्री जी के लिए सही इस्तेमाल हुआ है? आप मानते हैं कि ठीक है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कार्यक्रम के शुरू में ही, जयराम रमेश जैसे लोग, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग, जो कुछ एक परिवार के जूते उठाने के काम करते रहे हैं, ऐसे लोगों के बयानों पे कौन ध्यान देता है इस देश में? एक नगर निगम का चुनाव लड़के जीत नहीं सकते, मुकाबला करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से। क्या है जयराम रमेश की हैसियत? क्या जयराम रमेश अपने गृह राज्य से एक नगर निकाय का चुनाव जीत के दिखा सकते हैं? SEZ, अभी अनीस दुरानी जी बोल रहे थे कि गरीबों में को भूमि नहीं दे रहे। जरा बताएं तो, जयराम रमेश जो जमीनें कांग्रेस ने अधिकृत की थी, मेरा प्रश्न ये नहीं है जयराम रमेश की कोई हैसियत नहीं है। कांग्रेस का दामाद, मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस का दामाद रॉबर्ट वडेरा, जो जमीनें खरीदता फिरा सारे देश में और बाद में DLF को बेचता गया, वो कौन से गरीबों के हित की बात हुई थी? अरे भैया, जरा जवाब तो दे जयराम रमेश, जवाब तो दे मणिशंकर अय्यर और ये अनीस दुरानी साहब जो आपके साथ बैठे हैं, ये जवाब देना। रॉबर्ट वडेरा ने किन गरीबों में जमीनें बांटी? सारी जमीनें खरीदी और DLF को बेच दिया आगे। कोई केस फाइल कौन से दोगले लोग बोल रहे हैं? कौन से दोहरे मापदंड के लोग बोल रहे हैं? इलीगल हुआ है तो पकड़िए, कौन मना कर रहा है? आपको देश का कानून मौजूद है। आपने तो सिर्फ आरोप लगाने के जितना किया सारा इलीगल किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने जमीन माफिया का रोल अदा किया। तो जमीन माफिया का रोल अदा किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने हरियाणा में। और आज आप लोग 2-2 रुपए गज पे किसान की जमीन खरीद के SEZ के नाम पे आरोप लगाने रॉबर्ट वडेरा को रईस बनाने वाले, कोई काम नहीं से बोल रहे हैं।
सर प्रवीण शंकर कपूर जी, आज रॉबर्ट वडेरा की रईसी का प्रवीण साधन जी, क्या है? प्रवीण जी, जमीनें। वो पहले भी रईस थे। आपको प्रवीण शर्म जी, आनी चाहिए। एक सवाल ये पूछा सर ने आपसे कि जो संज्ञा दी गई है, अरे देखिए दुर्योधन देखिए की जो देखिए संज्ञा इन्होंने दी अभी गई है, क्या तो कहा क्या है आप कि उसको रॉबर्ट स्वीकार वडेरा कर रहे हैं या पैदाइशी नहीं? रईस थे। इससे बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता। आज भी मुरादाबाद में लोग जिंदा हैं जिनका रुपया उनके परिवार को चुकाना है। ये पैदाइशी रईसों के बारे में बात कर रहे हैं आप? अरे सारी हिंदुस्तान जानता है, पुराने बिजनेसमैन है, पुराने एक्सपोर्टर हैं, पीतल के बहुत बड़ी कंपनी के मालिक रहे उनका पुराने परिवार। बिजनेसमैन नहीं आपके है। कहने से थोड़ी इन चीजों में प्रियंका फर्क पड़ गांधी से जाएगा। शादी करने के बाद रईसी आई। नहीं, ऐसा प्रियंका कुछ नहीं गांधी है। से शादी करने के बाद रईसी आई। उससे पहले तो और तमाम मुरादाबाद में जाइए। रईसी आई भी है तो ठीक है, ये चर्चा आई किसी है। दूसरी दिशा में जा रही है। कितने लोगों का पैसा खाया बाप प्रवीण बेटों जी, ने। प्रवीण जी, चर्चा का विषय ये है कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्पष्टीकरण सरकार को बार-बार क्यों देना पड़ रहा है इस पर? इनमें अंतर क्या है? अरे आवश्यकता अनुसार सरकार, ये नहीं है कि सारे किसानों की जमीन खरीद ली जाएगी या दिलवा दी जाएगी किसी को। आवश्यक होगा, राष्ट्र हित में आवश्यक होगा तो कई जमीन अधिकृत की जाएगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि कृषि हमारी प्रायोरिटी है। अच्छा कहा है उन्होंने, ठीक है। एक प्रश्न इसी पे पूछना चाहता हूँ आपसे। कृषि उनकी प्रायोरिटी है प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने कहा है, तो इस समय यूरिया का सब्सिडी क्यों घटा दी गई? यूरिया ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में है या आपके संज्ञान में है या नहीं? आपके शासन में, आपके शासन एक में और सारी प्रश्न है, चीजें एक और बिना प्रश्न ब्लैक है। मार्केट के उपलब्ध थी अनीस दुरानी जी? नहीं, ये अगर ऐसा प्रवीण था जी, तो देश की प्रवीण जी, जनता ने, देश के प्रवीण किसान जी, ने प्रवीण जी, आपको वोट प्रवीण की जी, मार एक क्यों मिनट, मारी? एक मिनट सर, ये सवाल पूछा है वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी ने। अच्छा पुष्प रंजन जी, मेरा निवेदन है जी। कि मैं मानता हूं कि कुछ कमियां, मैंने स्वयं भी सुना है कि यूरिया की समस्या किसान के समक्ष है, मगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं जी। समस्याएं इस देश के साथ चली है, मगर क्या आप एक पत्रकार होने के नाते इतना मानेंगे या नहीं मानेंगे कि पिछले 11 महीने में लगभग जो शासन हुआ है उसमें किसी प्रकार की, किसी मंत्री की, सरकार की अनियमितता सामने नहीं आई है? कोई आर्थिक धांधलेबाजी जैसा कि यूपीए के शासन में 1 और 2 में हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। अगर कोई समस्या है तो सरकार चेतनता के साथ उस पर काम करने का प्रयास लगातार कर रही है। इतना तो आप भी स्वीकारेंगे ना? यानी आप ईमानदार हैं। इस आपकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह मैं नहीं उठा रहा हूं, मैं तो सीधा सीधा पूछ रहा हूं। आप बहुत स्वच्छ हैं, बड़ा बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। 2 लाख करोड़ आपने कोयले से जमा किया, ये भी देश जान गया है, हम सब भी पढ़ते रहते हैं। उस प्रश्न से अलग मैं बात कह रहा हूं। ठीक है सर, माफ कीजिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा। सर आपके सवाल का जवाब ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज। चर्चा भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर हो रही है, चर्चा बयानबाजी को लेकर हो रही है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो कहीं ना कहीं इस संवैधानिक पद के लिए शोभा नहीं देता है। दुर्योधन की संज्ञा दी है और किसानों को पांडव बताया है, और कांग्रेस पूरे मूड में है कि किसी भी तरीके से इस बिल के सहारे मोदी सरकार की मुश्किलें खड़ी की जाए, क्योंकि अब कांग्रेस ने मन बना लिया है कि राज्यसभा में इसे पास नहीं होने देंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए चर्चा करने के लिए। प्रवीण जी, सवाल यह है कि अब जिस तरीके से जयराम रमेश ने एक तो दुर्योधन की संज्ञा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है, दूसरी बात यह है कि बीजेडी से अपील की है कि आप समर्थन ना करें, तीसरी बात यह उन्होंने साफ कह दिया है कि राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। देखिए, ये नंबर्स का खेल है। अगर उनके पास संख्या ज्यादा होगी तो निश्चय ही राज्यसभा में भी वो बिल रुकवाने में कामयाब होंगे, मगर कांग्रेस जिस तरह बोल रही है, मुझे तो ऐसा लगता है राज्यसभा में भी मुंह की खाएगी। और नहीं तो अगर राष्ट्र हित में जरूरी होगा तो मैं तो समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाए और वहां इस बिल के बारे में चर्चा करा ले। सर अनीश दुरानी साहब, ये चुनौती दी गई थी आपको, ये चर्चा के लिए मांग की गई थी, लेकिन आप लोगों ने ठुकरा दिया। अगर यहाँ पर आप विरोध कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सरकार की मंशा आपको पता चल जाए, तो चर्चा के लिए आपने हामी क्यों नहीं भरी?
देखिए, चर्चा के हमें यूं नहीं भरी गई कि इस पे इतनी चर्चा हो चुकी है, ये सिर्फ चर्चा जो थी ये डाइवर्जन करने का एक तरीका था। फेस टू फेस, आमने सामने ये हुकूमतों के फैसले ऐसे फेस टू फेस नहीं होते, ये पार्लियामेंट में फैसले होते हैं। सवाल ये है कि जिस बिल के ऊपर जिसको पूरे सारी पार्टियों ने सहमत होकर बनाया, खुद बीजेपी के लोगों ने समर्थन दिया, अमेंडमेंट्स रखी तीन उन्होंने, उसको स्वीकार किया गया, तमाम सारे फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। अब उसके बाद जब हो गया, अब आपने गलत काम कर लिया है, अब चाहते हो कि फिर बहस करी जाए, तो ये ठीक है सर, एक सवाल का पैसा ये भूमि अधिग्रहण बिल में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर आप ऐतराज जता रहे हैं, जिसको लेकर आपको आपत्ति है? देखिए, एक तो अभी उन्होंने बिल के बाद 9 संशोधन उसमें किए हैं, और वो 9 संशोधन भी कुछ ऐसे वो नहीं है जिससे सूरत हाल पे असर पड़ता हो। पहली बात तो ये है कि जब ये हुआ था, उस बिल के अंदर ये था प्रावधान कि अगर उस किसी जगह के 80% लोग, जैसे कोई गांव की जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, 80% लोग जो उस गांव के हैं वो अगर एग्री जब करेंगे तो उस जमीन को बेचने के लिए माना जाएगा, उसको इजाजत दे दी जाएगी। ये इन्होंने वो इसलिए था ताकि सब लोग सहमत हो जाएं और एक जनरल एक राय बन जाए लोगों की, इससे लोगों को कम नुकसान होगा और एक अच्छा वातावरण रहेगा। उसको इन्होंने निकाल दिया ऑर्डिनेंस के जरिए। दूसरा ये था कि मगर सर इस पॉइंट में एक प्रॉब्लम ये थी कि ठीक है 80% तब आपके बिल में हामी थी कि हामी होगी तब ये होगा, लेकिन अगर एक भी किसान उसके विरोध में खड़ा हो जाता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो वो तो कोर्ट में ही चलता रहेगा मामला सालों साल तक, फिर काम कैसे होगा? आप इंतजार करेंगे हामी के लिए? 2 चीजें हैं, पहले भी उस बिल के अंदर भी था, जैसे डिफेंस के लिए कोई जमीन चाहिए या कोई और इस 2-3 सेक्टर थे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है देश की प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए, उसको इससे एग्जम्प्ट किया गया था। तो ये कहना सही नहीं है कि साहब वो देश का नुकसान हो जाता या देश का इसके अंदर वो हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली उसका ये होता कि कंसेंसस बनता और उसका किसानों को सही पैसे मिलते ज़मीनों के, लेकिन उस पूरे प्रावधान को इन्होंने ख़त्म कर दिया उसके अंदर से। दूसरी बात यह कि इंडस्ट्रियल जो एक कॉरिडोर बनाने की बात कही, उस वक्त भी थी कि भाई ठीक है, कुछ जाहिर है कि देश के अंदर बनना चाहिए सामान, उस वक्त भी ये दिमाग में लोगों की नीति थी, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए उस बिल के अंदर अब उन्होंने ये कहा है कि साहब इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर जितनी चाहे ज़मीन ली जा सकती है इस तरीके से। तो ये बेसिकली इस सारी चीज़ों का मकसद ये है कि किसानों से ज़मीन ले ली जाए और उसके बाद फिर उनको बेदखल करके वो फिर ज़मीन का कुछ भी प्रयोग किया जाए, क्योंकि अब तक है ऐसी मिसालें। अब जो 1/3 इन्होंने ख़त्म कर दिया उसके अंदर से, मतलब 5 साल के अंदर अगर उस ज़मीन को आप नहीं इस्तेमाल करते तो गवर्नमेंट उसको वापस ले सकती है, वो प्रावधान इन्होंने इसके अंदर हटा दिया। आप हो क्या रहा है कि अब देखिए, अब आज बम्बई के अंदर जो मिलों की ज़मीनें हैं वो उस ज़माने के अब से 100 साल पहले ली गई ज़मीनें थी और उसकी आज वैल्यू खरबों रुपए की हो गई है। तो यही पूंजीपति और कॉर्पोरेट सेक्टर यही करेगा कि मान लो ज़रूरत रिक्वायरमेंट है उसको 5 हेक्टेयर ज़मीन की, उसने ले ली 50, तो 45 जो है वो बाउंड्री करके खड़ा कर दिया उसने, तो उसके अगली पूरी कई पीढ़ियों के लिए बंदोबस्त हो गया। ठीक है, ये सारे ये आपकी 3 मेजर प्रॉब्लम है इसको लेकर, शिकायत इसको लेकर है। फिर एक सोशल एक उसमें एस्पेक्ट था कि जो उस गांव के अंदर या उस एग्रीकल्चर लैंड के आसपास रहने वाले लोग हैं, किसान है, वो किसान के अलावा खेत मजदूर है, लोहार है, मट्टी के बर्तन बनाने वाला है, ये सब एक गांव की जो एक मशीनरी होती है जिससे गांव चलता है, वो सब उसके अंदर ये सारे लोग शामिल होते हैं। अब अगर आपने सारे गांव को अक्वायर कर लिया तो ये बेचारे छोटे धंधे वाले कहाँ जाएंगे, किस जगह जाकर ये अपने, तो ये भी एक इसके अंदर वो हटा दिया इन्होंने। उसमें यह था कि जो 80% जो हमने जो रखा था उसमें ये सब लोग भी शामिल थे। ठीक है, आपकी ये शिकायत, इसी पर जवाब मैं ले लेती हूँ। हमारे साथ राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, मैं आपसे भी सवाल करूंगी लेकिन इसका जवाब मैं प्रवीण जी से चाहूंगी। प्रवीण जी, आप सुन रहे थे अनीश जी को, उनकी शिकायतें हैं ये, एक तो 80% वाली है कि उसमें हामी थी, इसमें आप नहीं कर रहे हैं, किसान विरोधी बताया गया। दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर है कि आप दोनों साइड से 1-1 किलोमीटर जमीन लेंगे, उससे भी काफी नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर ये शिकायतें हैं इनकी। देखिए, इनके साथ मुश्किल ये है, जैसे कहते हैं ना कि एक बात को कहा जाता है कि इस गिलास में आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, और दूसरी तरफ हम उसमें ये कहते हैं कि ग्लास में सिर्फ आधा ही पानी है। इनकी मुश्किल ये है कि ये सरकार को झूठा कहने की एक कोशिश कर रहे हैं, किसान हितैषी का एक लबादा पहनने की कोशिश कर रहे हैं
इनको ये नहीं समझ आ रहा कि सरकार की बिल्कुल स्पष्ट नीति है कि 1 इंच जमीन भी किसान से तब तक नहीं ली जाएगी जब तक वो राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास के हित में जरूरी नहीं होगी। इस एक बात पे सारा देश तो नरेंद्र मोदी की जबान पे विश्वास कर रहा है, मगर विश्वास नहीं करने को तैयार है तो सिर्फ राज्यसभा में एक इनके पास जरा सी ताकत है, उसके बल पे कांग्रेस पार्टी की मुश्किल यह है कि वो जानती है कि उनके शासन में राष्ट्रीय दामाद जी के लिए जमीनें अधिकृत की गई थी और अब जो अधिग्रहण की बात हो रही है वो किसान के भी हित में, आम आदमी के हित में, विकास के हित में हो रही है। कांग्रेस को यह बात कैसे पच जाए? भाई वो तो उस अधिग्रहण के पक्ष में रहती थी जो हुडा जी करके और राजस्थान में गहलोत जी करके दामाद जी के लिए लाते थे जमीनें, धमका धमका के जमीनें लाते थे, वो तो उसको पसंद करते हैं। कांग्रेस के ये समझ नहीं आ रही है कि इस सरकार में 1 इंच जमीन भी जब तक आवश्यक नहीं होगी तब तक अधिग्रहित नहीं की जाएगी, किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो बिल्कुल ही नहीं की जाएगी। सर, ये जो राष्ट्रहित की आप बात कर रहे हैं कि राष्ट्रहित में जो काम होगा, क्या किसानों के साथ पहले चर्चा की जाएगी? ये पूरा प्लान उनको बताया जाएगा कि बिल्कुल की जाएगी। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम जो उन्होंने किसानों के लिए विशेष किया होता, अगर अनीस दुरानी जी और जयराम रमेश जैसे लोग उस कार्यक्रम को सुन लेते तो जो आधी समस्याएं कांग्रेस को आज दिखाई दे रही हैं वो तो खत्म हो जाती। मगर मुश्किल तो यह है ना, सच का सामना करने की शक्ति कांग्रेस में नहीं है। जिसके परिवार का मुखिया, भाई सोनिया गांधी जी तो अब कुछ बची नहीं, अब तो सब कुछ राहुल गांधी जी है क्योंकि उनको अगला अध्यक्ष इन लोगों ने लगभग घोषित कर दिया है। तो ऐसे में जिस परिवार का मुखिया लापता है उस परिवार के लोगों की बेचैनी हम समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी बेचैनी पे सवाल अनिश आ रहे हैं आपके पास। मनोज जी, सवाल ये है कि जयराम रमेश जी ने दुर्योधन की संज्ञा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर ही शिकायत है। साथ में ये भी आरोप लगाया है कि बीजेडी और बीजेपी के बीच में एक गुप्त समझौता हो गया है। ये बेचैनी क्या कह रही है? देखिए, उसके 2 कारण हैं। एक तो कांग्रेस को यह लगता है कि बीजेडी के बीजेपी के साथ जाने से उसकी जो विपक्षी दलों को एकजुट करने की जो रणनीति है इस मुद्दे पर, उसे कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी आ रही है, उसे पलीता लग रहा है। और दूसरा विषय जो आपने उठाया कि जयराम रमेश ने दुर्योधन कहा है, राजनीति में इस प्रकार के संबोधनों का अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है। कोई मोदी जी को दुर्योधन कह रहा है, कोई कुछ और फेंकू कह देता है। तो इस समय तो जो स्थितियां चल रही हैं, लेकिन असल बात यह है कि किसानों की जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, यही लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस यूपीए में इस अधिग्रहण बिल को लेकर आई थी तब लड़ रही थी। यानी दोनों ही ये चाहते हैं कि विकास के लिए जमीन चाहिए, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं। आज कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है वो किसानों की हितैषी है, लेकिन क्या उस समय जो विपक्षी दल थे वो उनके दबाव में क्या संशोधन नहीं करने पड़े थे? और नरेंद्र मोदी सरकार का जहां सवाल है, तो इस सरकार ने 9 संशोधन माने लोकसभा में पारित करने से पहले कि भाई किसानों के हित में जो बात है आ जाओ, बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के नाम पर एक राजनीति ज्यादा हो रही है और इसमें मुझे लगता है देर सवेर राज्यसभा से भी पारित होगा। ठीक है पुष्परंजन जी, कई सवाल हैं कांग्रेस को लेकर भी। एक तो ये बेचैनी नजर आ रही है, जयराम रमेश जैसे नेता शब्दों पर संयम नहीं रख पा रहे हैं, एक संवैधानिक पद को किस तरीके से वो शब्दावली उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि ये जो बेचैनी है राज्यसभा के लिए, बीजेडी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस को अब डर लग रहा है कि कहीं राज्यसभा में ये पास ना हो जाए बिल? देखिए, ये योजना तो धीरे धीरे बन रही है कि राज्यसभा में वो लोग जो धीरे धीरे उनको तोड़ के अपनी तरफ बीजेपी ले आए। राज्यसभा में सबसे बड़ा रोड़ा है अपनी तरफ जो मन कह रहे हैं जी। इसमें एक आप पूरी बात कर रहे हैं, इसमें बीजेडी नहीं, अन्ना जयललिता भी समर्थन कह चुकी हैं कि अगर इसमें किसानों का बहुत नुकसान नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जयललिता भी हैं और भी हम मिजाज लोगों को ढूंढा जा रहा है। प्रश्न ये है कि क्या इस समय जिस तरह से ये भूमि अधिग्रहण को लेके सारा खेल हो रहा है, किसानों को वोट बैंक समझा जा रहा है या किसानों को लैंड बैंक समझा जा रहा है कि भूमि बैंक है किसान, उनसे कैसे भी उस बैंक से अपने खाते में भूमि को सरकार लिया जाए, या फिर सरकारों को, राजनीतिक दलों को ये चिंता है कि लगातार आत्महत्या किसान कर रहे हैं,
30 किसानों ने आत्महत्या यूपी में की है। औरंगाबाद में पिछले 58 दिनों में 135 किसानों ने आत्महत्या की है। उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बयान देते हैं कि यहाँ पर आंधी तूफान की वजह से दीवारें गिरी हैं, पेड़ पौधे गिरे हैं, तो उस वजह से किसान नहीं, मतलब लोग मर गए हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों ने आत्महत्या की है, यानी कितने असंवेदनशील ये लोग हैं। कभी भी इसकी चिंता नहीं हो रही है कि उनको, आप खाली पैकेज का ऐलान कर रहे हैं कि हम ये पैकेज दे रहे हैं, किसानों को मुआवजा देने जा रहे हैं। क्या उनके खाते में मुआवजा गया है अभी तक? ये चिंता का विषय नहीं है इस समय। क्या ये सही समय पर बात करने के लिए कि भूमि चाहिए? और नेता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि मेरा सवाल आपसे इससे जुड़ा ये भी है कि नियत कितनी साफ नजर आ रही है सरकार और विपक्ष दोनों की, या फिर सियासी रोटियां ही सेकी जा रही हैं? सीधी सीधी बात है, रोटियां सेकी जा रही हैं। आप अगर कांग्रेस से ये प्रश्न पूछते हैं तो उनको लगता है बीजेपी का ये पत्रकार तो नहीं है। आप बीजेपी वालों से पूछते हैं तो उन्हें लगता है कांग्रेस के समर्थक पत्रकार तो नहीं है। ये एक अजीब सा घालमेल है। कड़वी बात ये उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप महाभारत के पात्रों का रूपक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शब्द जाल बिखेर रहे हैं। मूल समस्या इस देश में कि कोई ब्लूप्रिंट है दोनों पार्टियों के पास कि इस देश में ज़मीनों का कैसे इस्तेमाल करना है। कोई प्लानिंग लेके आप आए हैं पूरे देश के सामने, बताइए कैसे कितने कृषि योग्य ज़मीन है, कितने ज़मीन ऐसे हैं जिनका ऊसर ज़मीन है जिसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्या भूमि मैनेजमेंट, ये जो 80% वाले पे जो विपक्षियों को सबसे ज्यादा शिकायत हो रही है, उसमें प्रवीण जी का ये कहना है कि राष्ट्र हित में काम होगा, किसानों की इसमें सहमति ली जाएगी, ऐसे जमीन नहीं छीनी जाएगी। ये केवल बयानों की तीर और प्रक्षेपास्त्र चल रहे हैं। आप इजराइल का छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, वहां पर ट्यूब से खेती होती है, एक एक इंच जमीन का हिसाब है कि उनके जमीन का कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ करना है। आपके पास एक से एक प्लानर बैठे हुए इस देश में, आपने क्या उसका इस्तेमाल कभी क्यों नहीं किया? आप अभी भी, आप बताइए, इतनी फसलें बर्बाद हो रही है, क्या फसलों का बीमा नहीं होना चाहिए था? इस विषय पर गंभीर सरकारें कब होंगी कि फसलों का ही बीमा हो? अगर फसल बर्बाद होते हैं तो उनका मुआवजा तुरंत के तुरंत किसान के हाथ में जाए ताकि कोई आत्महत्या नहीं करे। भूमि अधिग्रहण, सालों तक किसान इंतजार करते रहते हैं, मुआवजे के लिए ऐलान कर दिया जाता है लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल पाता। और दिलचस्प बात बता रहा हूँ आपको, इस समय देश में गेहूं का बफर स्टॉक है, ठीक ठाक स्टॉक है, फिर भी 80,000 टन का ऑर्डर दिया जा चुका है ऑस्ट्रेलिया को कि वहां से गेहूं आएगा। एक तरह से किसानों को या कृषि को, इस क्षेत्र को जैसे तैसे डैमेज करने की साजिश हो रही है ताकि किसान इतना हतोत्साहित हो जाए कि कृषि करे ही नहीं, भाग जाए किसानी के काम को छोड़ के। तो ये संदेश भी जाएगा कि कोई जमीन को जोतने को तैयार नहीं है, इसलिए इस जमीन को इंडस्ट्री को दे दो, कहीं भी उसको डाइवर्ट कर दो। जी प्रवीण शंकर जी, आप सुन रहे थे पुष्प रंजन जी की बात। कई सवाल उन्होंने उठाए हैं कि एक बड़ी समस्या देश में उत्पन्न है किसानों को लेकर। ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, किसान बहुत ज्यादा परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये सही समय है इस पर भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा की जाए, या उससे पहले किसानों की समस्याओं को निपटाया जाए, उन्हें रोका जाए कि आत्महत्या मत कीजिए, हम खड़े हैं आपके साथ, मुआवजा देंगे, आपके खातों में पहुंच जाएगा? पुष्पेन जी, आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को दो चीजों को इस तरह जोड़ना, देखिए देश में भूमि अधिग्रहण बिल पर लगभग पिछले 4-5 महीने से चर्चा चल रही है और वर्षा के कारण जो ये अचानक बर्बादी आई है ये 15 दिन से आई है। और उस पर अगर आपने आज ध्यान दिया हो, शायद हमारी सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक हैं श्री नितिन गडकरी जी, और आज उन्होंने किसानों से आगे बढ़कर सबसे पहले ये कहा है कि आप चिंता ना करें, किसी किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, सरकार एक परिवार की तरह किसानों के साथ खड़ी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात कही है इस मसले पर। ऐसे में इन दो चीजों को इस तरीके से जोड़ के दिखाना जैसे किसान बर्बाद हो रहा है और सरकार को अधिग्रहण की जल्दी है, सरकार को अधिग्रहण करने की कोई जल्दी नहीं है, सरकार को अधिग्रहण बिल पास कराने की कोई कल परसों की जल्दी नहीं है। अरे चिंता तो आपको यह करनी चाहिए कि वो लोग जो राजनीतिक रूप से हताशा में हैं, जो राजनीतिक रूप से समाप्त हो चुके हैं, वो इस किसानों के मुद्दे पे उनके मुखिया किसानों को, देखिए बड़ा अच्छा लगता अगर सोनिया गांधी जी आगे बढ़कर यह कहती
कि मुलायम सिंह यादव की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, अखिलेश यादव की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और किसानों को तुरंत मुआवजा दिलाएंगे। वो तो नहीं कहा। वो कह क्या रहे हैं कि हम 14 तारीख को, कभी 12 तारीख को, कभी 19 तारीख को, जब कभी राहुल गांधी आ जाएंगे घूम घाम के, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में किसानों के हित पे प्रदर्शन करेंगे रामलीला मैदान। अच्छा, एक जानकारी आपको दे दूं थोड़ा, आप भी जानते होंगे, बीच में टोक रहा हूं आपको, पुष्पेन जी इसकी भी तो चर्चा कीजिए। उत्तर प्रदेश पुष्पेन जी पहला सूबा है उत्तर प्रदेश, चर्चा कीजिए। एक सेकंड के एक व्यक्ति देश में नहीं है, किसानों के लिए प्रदर्शन करना है। उस प्रदर्शन की तारीख 3 बार बदल चुकी, क्योंकि वो व्यक्ति है कहां किसी को यही नहीं। आप बीच में सुनना चाहेंगे एक सेकंड के लिए? बार बार राहुल गांधी पे आ रहे हैं, ये अब आपसे पूछना चाहूंगा मैं, नहीं है क्या? सुन नहीं पा रहे हैं, ऑडियो का प्रॉब्लम है। ठीक है प्रवीण जी, एक सवाल है आपसे। पुष्पा जी पूछिए अपना सवाल। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश पहला सूबा है इस देश का जहां पर कृषि बीमा का प्रावधान किया गया। आप पूरे देश में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? पहला कह रहा हूं पहला, और सुन लीजिए दूसरा प्रश्न भी सुन लीजिए जरा। आप बार बार राहुल गांधी को केंद्रित करके, मैं शुरू से ही आपका सुन रहा हूं वक्तव्य कि राहुल गांधी लापता हो गए हैं, उनके विरोध गायब हो गए हैं, राहुल को लीड करना चाहिए ऐसे समय, तो क्यों नहीं है? आपको, आपकी एजेंसीज को क्या हो गया है? आपको पता होना चाहिए, एसपीजी आपके कंट्रोल में नहीं है क्या? अन्य आपकी खुफिया एजेंसियां आपके कंट्रोल में नहीं है क्या? आपको क्यों नहीं पता होना चाहिए कि राहुल गांधी कहां गए हैं? सरकार यानी इस मामले में सरकार की जो एजेंसियां हैं विफल रही हैं। एक व्यक्ति है जी, हम वो कहाँ गया, हम क्यों पता लगाने क्यों नहीं पता लगाना? उसके घर वाले आगे आए, उसकी माता जी आगे आए, बेटा लापता हो गया, आपकी एजेंसियां फेल कर गई हैं। आपको एजेंसियों से मालूम करना चाहिए। इतनी चिंता में पूरी पार्टी पड़ी है। हमारे को कोई जरूरत नहीं है। हमारे हिसाब से तो वो जितनी जल्दी माँ बेटे इस देश से पलायन कर जाए उतना इस देश के हित में अच्छा होगा। प्रवीण जी सवाल आपसे एक और, उससे पहले मैं मनोज जी से सवाल करना चाहूंगी। मनोज जी, चर्चा ठीक है, एक चर्चा का विषय कुछ और होता है, फिर भी नेता घुमा फिरा के सवालों का जवाब देते हैं। अब दिक्कत क्या है भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर? जिस तरीके से सरकार अपना पक्ष रख रही है, विपक्षी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, विपक्षियों के पास हथियार है राज्यसभा में। अब सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जोड़ तोड़ की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेन दिक्कत यह है कि किसानों की समस्याएं कब सुलझेंगी? किसान मुसीबत में है, हर साल ऐसा ही होता है, आत्महत्या करते हैं किसान, वहां से बड़ा वोट आता है, सरकार बनी है, वोट पड़ते हैं, किसान वोट इसी उम्मीद में देता है कि उनका विकास हो, उनकी समस्याएं दूर हो। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। नियत कितनी साफ नजर आ रही है आपको दोनों तरफ से? नहीं विपनेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हिंदुस्तान की 65 साल की राजनीति को देखा जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा दो वर्गों को लेकर हुई है, एक किसान और दूसरा गरीबी। कई चुनावों में नारा लगा गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी। इसी प्रकार हर चुनाव में नारा किसानों के हित का लगता है, लेकिन अंत में किसान रोता ही है, किसान आत्महत्या ही करता है। अभी प्रवीण जी कह रहे थे कि 15 दिन से बारिश हुई, किसान आत्महत्या कर रहा है। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो काम पहले होने चाहिए थे अभी तक किसान के हित में वो काम हो ही नहीं पाए। हम लोग भूमि अधिग्रहण बिल की चर्चा कर रहे हैं, भूमि की सही से नाप तोल तक नहीं है, हिसाब किताब है इस देश में किसी चीज का। तो जो काम पहले होने चाहिए थे, जो काम पहले की सरकारों करने चाहिए थे, वही काम नहीं हो पाए हैं। और जहां तक इस राजनीति की बात रही, देखिए कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, उसको भी हक है अपनी बात रखने का। बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी अपने पक्ष की बात रखेगी। जैसे नितिन गडकरी ने चुनौती दी कि भाई अगर आपको कोई आपत्ति लगती है इस बिल में, आइए चर्चा कीजिए, अगर कोई किसान विरोधी बात होगी तो उसे बात कर ली जाएगी उस पर। सोनिया जी ने उसका जवाब दिया तगड़े करके। तो देखिए राजनीति तो दोनों तरफ से होगी, क्योंकि कांग्रेस भी भजन करने तो आई नहीं है राजनीति में, और ना बीजेपी बैठी है, इसलिए कि भाई तो लिहाजा दोनों ही अपने अपने स्कोर कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अंततः कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और अधिग्रहण बिल राज्यसभा से भी पारित होगा। जी अनिश दुरानी साहब, सवाल सबसे बड़ा यही है कि ठीक है ये बात का मुद्दा है, इसमें प्रावधान क्या है क्या नहीं है, आप लोग विपक्ष में हैं, भूमिका का निवारण ईमानदारी से निभाइए, किसानों के आप हितैषी हैं तो बनकर दिखाइए, वो साबित कीजिए। अभी तो आप मात्र ये लग रहा है कि राज्यसभा में आप नंबर का फायदा उठाने की स्थिति में है, मुद्दा आपके हाथ में लग गया है। दूसरी बात, अब आप किसान विरोधी बताकर अब यहाँ पर आप अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। अगर आप इतने बड़े हितैषी हैं तो आप वहां पर जाके मिलिए और सरकार से लड़ाई लड़िए कि उनका मुआवजा दें, उनकी समस्याओं को खत्म करें, सड़कों पर उतरिए आप। बाकी के लिए आप सड़क पर उतर आते हैं। हम उतर रहे हैं, 19 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं आंदोलन। ऐसा थोड़ी है कि हम खामोश बैठे हुए हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है
कि एक चीज जो बहुत विस्तार सोच समझ के बाद बनाई गई, जिसमें खुद बीजेपी ने दसियों उसके अंदर संशोधन करवाए, सारी और दूसरी देश की विपक्ष अपोजिशन पार्टीज ने अपने उसके अंदर राय दी, और एक इसीलिए 3 साल में जाकर वो बिल बना ताकि हर तरह से किसान को फायदा पहुंचे। सर आपकी सरकार तो थी, तब भी जमीन का नापतोल ठीक से नहीं हुआ, दिक्कत तब भी थी, किसान तब भी मुसीबत में थे, अनाज तब भी सड़ रहा था, आज भी सड़ रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें इसको करने के लिए तो बनाया था बिल, इसीलिए तो बनाया था कि इस बिल में किसानों को प्रोटेक्शन मिले। सर ये आखिर की बात है, आप लंबे अरसे तक सरकार में रहे, जो 80% की बात हो रही है उसमें संशोधन क्यों करना पड़ रहा है? ये गैर भाजपा दल के जितने भी सरकारें थी, क्या पृथ्वीराज चौहान साहब ने पत्र नहीं लिखा केंद्र को? कांग्रेस शासित राज्यों ने भी लिखा, बीजेपी शासित राज्यों ने भी लिखा, समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह की सरकार यूपी से उन्होंने भी लिखा कि साहब अगर ये प्रावधान रहेगा तो जमीन का अधिग्रहण कहां से होगा, जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा तो विकास की योजनाएं कहां से आएंगी? तो ये तो दूसरे दलों ने भी मांग उठाई ना, और आज उस पर सब लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं, दूसरे दलों की बात नहीं, लेकिन आप ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री ने भी ठीक है सर, आखिरी 1 मिनट है सर, आपके पास आखिरी 1 सवाल मिनट ये है है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको उचित समझा कि 80% की परमिशन ली जानी चाहिए। ठीक है सर, बाकी बातें भी ठीक है, लेकिन एक संवैधानिक पद के लिए आपके वरिष्ठ नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत अजीब लग रहा है। जयराम रमेश जैसे नेता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति एक तरफ है, ठीक है, आप विरोध अपना जता रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, विपक्ष में भूमिका को निभाइए, लेकिन लगे ईमानदारी उसमें झलकनी चाहिए कि हाँ वाकई में आप किसानों के साथ खड़े हुए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल अब भी बरकरार है कि कौन किसानों के साथ है। सरकार अपने वादे करके आई है, विपक्ष जब सरकार में सत्ता में था तब वादे किए गए, लेकिन आज तक पूरे नहीं हुए। किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।